हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गति के नियम। तो आज हम गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार गति होती है, किस प्रकार से इसमें जो पहला प्रिंसिपल था वो किसने दिया, अरस्तु ने क्या कहा था, गैलीलियो ने क्या कहा था, न्यूटन ने गति के नियम क्या दिए थे, ये सारी चीज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। पीछे वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था समतल में गति। समतल में गति कंप्लीट हो गया है, जिसमें लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको। लास्ट जो टॉपिक था वो था वर्तुल्य गति और प्रक्षेप्य गति। समतल गति के दो उदाहरण थे हमारे सिलेबस में, एक था प्रक्षेप्य गति का, दूसरा था वर्तुल्य गति का। तो वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपने उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये है गति के नियम। तो सबसे पहले देखें कि गति किस प्रकार से होती है। जैसे कोई वस्तु है, अगर हम जनरल एनालिसिस करें कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में कब होगी या विरामावस्था में कब होगी, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। विरामावस्था में मतलब क्या है, कोई वस्तु विरामावस्था में कब होती है कि जबकि उसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु वह विरामावस्था में कहलाती है। गतिशील अवस्था में कब होती है कि जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन हो रहा हो। वस्तु की जो स्थिति है वह समय के साथ यदि निरंतर परिवर्तित होती है तो वह वस्तु गतिशील कहलाती है, और यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। तो गति का अध्ययन सबसे पहले किया था अरस्तु ने। किसने किया था? अरस्तु ने। और अरस्तु ने अपने एक थ्योरी दी थी, अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लेकिन वह बेसिकली गलत था। इसलिए कहते हैं उसको अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु की भ्रामकता मतलब अरस्तु को ऐसा भ्रम हुआ था, या फालसी ऑफ अरस्तु मतलब उनको गलत फहमी हुई थी इस चीज की। अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि किसी भी वस्तु को निरंतर गतिशील रहने के लिए उसे एक बल की आवश्यकता रहती है। मतलब कोई वस्तु यदि गतिशील अवस्था में है तो निश्चय ही उस पर एक बल कार्य करना चाहिए, तभी वह वस्तु गतिशील अवस्था में निरंतर रह सकती है, अन्यथा वह वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं रह सकती। अगर साधारण रूप में अगर हम भी सोचें इस चीज को, तो हमें भी ऐसा लगता है कि चीज सही है कि जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से जैसे कोई पहिया हो, जैसे आप उसको चलाना चाहते हो, उसमें बल लगाओगे तो वो चलेगा। जैसे ट्रैक्टर है, बंद खड़ा है और आप उसमें धक्का लगाओगे आगे को, तब तो वो खिसकेगा, मतलब बल लगा रहे हो आप, तब तो वो खिसक रहा है, चल रहा है वो, नहीं तो नहीं चल रहा। अरस्तु ने भी यही बात कही थी कि किसी वस्तु को गतिशील रखने के लिए आपको बल की आवश्यकता होगी, यानी वस्तु पर सदैव बल कार्यरत होना चाहिए। अगर उस वस्तु पर कार्य करना बंद कर देगा तो वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं रहेगी, वह वस्तु कहाँ जाएगी? विराम अवस्था में पहुंच जाएगी। किसमें पहुंच जाएगी? वस्तु विराम अवस्था में पहुंच जाएगी, ऐसा उसने कहा अरस्तु ने। देखिए ये गलत किस प्रकार से हुआ, लिख लेंगे अभी हम, लेकिन समझ लो पहले कि अरस्तु ने ऐसा कहा था कि कोई वस्तु यदि गतिशील अवस्था में है तो वह उसे निरंतर गतिशील अवस्था में रखने के लिए उस पर एक बल कार्य करना चाहिए। यदि यह बल कार्य नहीं करेगा, यदि उसमें बल आरोपित नहीं होगा, तो वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी, गतिशील अवस्था में नहीं रहेगी, ऐसा अरस्तु ने कहा था। साधारण रूप से अगर हम भी देखते हैं किसी गाड़ी में यदि हम धक्का लगाएं सड़क पर, देखो आप, तो जब तक धक्का लगा रहे तब तो वो चल रही है, लेकिन धक्का लगाना जैसे बंद कर दोगे तो गाड़ी धीरे धीरे क्या होगी? विरामावस्था में आ जाती है, रुक जाती है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन वास्तव में ये कहानी सही नहीं थी। अभी हमें इसके पीछे का जो सिनेरियो है वो कि क्या छिपा हुआ है, क्या चीज उन्होंने नहीं बताई, उसको देखना चाह रहे हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, अरस्तु की भ्रामकता क्या थी। अरस्तु की भ्रामकता। किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में रहने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। अथवा ऐसे कह सकते हो, यदि कोई वस्तु
निरंतर गतिशील अवस्था में है तो उस पर एक बल कार्य करता है, अथवा यदि कोई वस्तु की स्थिति हमें गतिशील अवस्था में रखनी है तो उस पर निश्चय ही एक बल कार्य करना चाहिए। किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में रखने के लिए उस पर एक बल कार्य करना चाहिए। तो किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में रहने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, यानी वस्तु पर एक बल कार्य करना चाहिए। किसी वस्तु को अथवा वस्तु को निरंतर गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए वस्तु पर एक बल आरोपित होना चाहिए। ये था अरस्तु का कथन। वस्तु को निरंतर गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए वस्तु पर एक बल आरोपित होना चाहिए, अथवा ऐसे कह सकते हो किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में रहने के लिए या रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। गतिशील अवस्था में रखने कह दो, यहाँ पे किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में रखने के लिए, ठीक है। आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, मतलब क्या कहा था उसने, हमारे को अर्थ समझ में आना चाहिए कि किसी वस्तु को यदि गतिशील अवस्था में रखना है कि वो वस्तु निरंतर गतिशील अवस्था में रहे तो उस वस्तु की गतिशील अवस्था को बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु पर एक बल की आवश्यकता होती है, उस वस्तु पर एक बल आरोपित हो तब तो वो वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगी, अन्यथा वो वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं रहेगी। फिर आए उसके बाद अरस्तु के बाद गैलीलियो ने अरस्तु की भ्रामकता को दूर किया था। गैलीलियो ने कहा था ये मात्र एक भ्रम है, जो आप कह रहे हो ये गलत है, ऐसा नहीं है। फिर अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने वस्तु की गति का अध्ययन किया आणत तल पर वस्तु की गति का अध्ययन किया। ऐसे कोई वस्तु यहां से ली, मान लो कोई गेंद छोड़ दी, तो उन्होंने देखा कि ये गेंद नीचे आती है बार बार, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस आणत तल को यहां एक दूसरे आणत तल से इस प्रकार जोड़ दिया गया, ऐसे। तो उन्होंने देखा कि यदि ये तो सतह जो है, एक तो इसकी संपर्क जो वस्तु है उसकी संपर्क सतह तथा एक आणत तल की संपर्क सतह, यदि उन दोनों के मध्य यदि घर्षण बल उपस्थित है तब तो क्या होता है कि ये वस्तु जितनी यहां से ऊपर से आ रही थी, नीचे यहां तक आई, तो जितनी ऊंचाई तक ये ऊपर से आई थी उतनी ऊंचाई तक यहां जाती नहीं है, ये उधर नहीं जाती है, दूसरी तरफ ये उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाती है। इस प्रकार से मतलब यदि घर्षण बल का मान शून्य नहीं है तो ये जो गेंद थी ये इतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाती है। लेकिन यदि ये दोनों एकदम चिकनी सतह ले ली जाए, दोनों एकदम चिकनी हो या घर्षण बल का मान शून्य हो, तो उन्होंने क्या देखा कि ये गेंद जितनी ऊंचाई से यहां से छोड़ी जा रही थी, यहाँ टकराई, यहाँ टकराने पश्चात पुनः उतनी ऊंचाई तक चली जाती है। मतलब इधर से आकर के फिर से इधर उतनी ऊंचाई पर चली जा रही थी। ये ध्यान देंगे, जैसे कि वस्तु है ये यहां से और ऐसे इधर एक ढलान बना दिया है यूं, तो ये जैसे अगर यहां ये ऊंचे बराबर है, जैसे यहां से गेंद छोड़ी जाए इस प्रकार से, जो यहां जाएगी ऐसे, फिर ये इधर चली जाएगी। इनकी ऊंचाइयां बराबर कब रहती हैं, ऊंचाई बराबर कब रहती है, जब घर्षण बल का मान क्या हो, शून्य। जब दो संपर्क सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल। यानी गति इधर हो रही है तो घर्षण बल लगेगा इधर इस साइड में। इनके मध्य उपस्थित होने वाला जो घर्षण बल है वो यदि शून्य है तो यह वस्तु उतनी ही ऊंचाई तक जाती है, यहाँ तक गई, फिर वापस लौट करके आएगी।
और यहाँ तक उतनी ऊंचाई तक गई जितनी ऊंचाई तक ये गई थी। तो लगातार यह वस्तु जो है, गेंद है, वह बिना किसी बल के प्रभाव में गति करती रहती है, मतलब किसी बल की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थिति में थी वो उसी स्थिति में, गतिशील में थी तो गतिशील ही रहेगी। जैसे यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक जाएगी, फिर वापस आएगी, यहाँ तक जाएगी, फिर वापस। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? घर्षण बल अनुपस्थित है। मतलब क्या है, देखो दोबारा समझाता हूं मैं आपको कि यदि हम कोई फर्श पर, चिकनी सतह पे किसी गेंद को या किसी भी चीज को ऐसे रुका दें, तो घर्षण बल अगर यदि शून्य है, उन दोनों संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है वो यदि शून्य है, तो कोई वस्तु ऐसे गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो जाता। तो मतलब यदि ऐसा सोचा जाता कि मान लो कि हम घर्षण रहित सतहों की बात करें, कैसे सतहों की? घर्षण रहित सतहों की बात करें, तो घर्षण रहित सतह पर यदि कोई वस्तु खिसका दी जाए, ऐसे हमने किसी व्यक्ति को धक्का दे दिया, ऐसे यूं ऐसे धक्का दिया, तो क्या होगा? वो व्यक्ति खिसकता ही चला जाएगा, वो फिर रुकेगा नहीं। वो कब रुकेगा? किसी से टकरा करके रुक सकता है, वैसे नहीं रुकेगा। वो लगातार एक बार धक्का दे दो ऐसे यूं, तो आपने धक्का दिया, और घर्षण रहित सतह होनी चाहिए। अगर घर्षण रहित सतह है तो व्यक्ति लगातार वैसे खिसकता हुआ चला जाएगा। अगर आगे से कोई टकराता है तो भले वो रुक जाए, वैसे नहीं। तो फिर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती, बहुत ज्यादा अच्छा होता। अगर घर्षण अनुपस्थित होता तो इसकी बहुत सारे अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। घर्षण अनुपस्थित तो कहाँ होना चाहिए? मशीन्स के अंदर, जैसे फैन है, उनकी बेयरिंग्स के अंदर जो हमारा जो घर्षण होता है, और जैसे हम साइकिलिंग चलाते हैं वहां जो घर्षण होता है, तो वो घर्षण यदि अनुपस्थित हो तो मशीन्स में जो पुर्जे हैं वो घिसेंगे नहीं, वो घिसेंगे नहीं और अच्छे से कार्य करते रहेंगे। लेकिन हमारे अगर दैनिक जीवन में हम देखें कि घर्षण का क्या, अगर घर्षण नहीं होता तो जो हम पेन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो वो लिख नहीं पाते, हम वो लिख नहीं सकते थे। कोई मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, मैं चल रहा हूँ, चल भी क्यों, मैं फिसल जाता, चलते समय गिर जाता वहीं पे। तो घर्षण का होना बहुत जरूरी है, बिना घर्षण के हम बात कर ही नहीं सकते। तो गैलीलियो ने क्या कहा था, समझ में आया? गैलीलियो ने क्या कहानी लेके जा रहे हैं? वो ऐसे बात कर रहे हैं कि यदि जो आप कह रहे हो अरस्तु ने क्या कहा कि वस्तु को गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए एक वायु बल की आवश्यकता होती है, वस्तु पर एक वायु बल आरोपित होना चाहिए, तब तो ठीक है, वस्तु हमारी गतिशील अवस्था में रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और यदि उस पर वायु बल आरोपित नहीं है तो वस्तु क्या होगी? वापस से विरामावस्था में आ जाएगी। लेकिन गैलीलियो क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि घर्षण रहित सतह है तो आपने अगर एक बार भी बल लगा दिया और बल हटा दो, फिर उसको शून्य कर दो, तो वह निरंतर ही क्या करती रहेगी? गतिशील। जैसे ये है, इसको यहां से छोड़ दिया तो ये घर्षण रहित सतह होगी, तो लगातार ये गेंद क्या करती रहेगी? यहाँ पे इस प्रकार से दोलन गति करती रहेगी, तो गतिशील रहेगी घर्षण रहित सतह पर, जब इस पर कोई वायु बल आरोपित नहीं है। तो अरस्तु को क्या कहना चाहिए था? अरस्तु को कहना चाहिए था कि यदि घर्षण उपस्थित हो तब, ये चीज सत्य कब है? जब घर्षण उपस्थित होगा तब। यदि घर्षण है तब तो बात सही है, लेकिन घर्षण नहीं होगा तब ये बात सही नहीं थी। तो अरस्तु की जो बात थी वो गलत साबित कर दी किसने? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने परिभाषित किया था जड़त्व का नियम। किसका? जड़त्व का नियम। तो सबसे पहले जड़त्व को परिभाषित करते समय गैलीलियो ने ये बात कही थी कि अरस्तु को ये जो भ्रामकता है वो गलत है। ये जो बात कही है उन्होंने वो क्या है? गलत है। कोई वस्तु यदि गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी, यदि कोई विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक, गैलीलियो कह रही है, जब तक कि उस पर कोई वायु बल आरोपित नहीं किया जाता। ये बात किसने कही है? गैलीलियो ने। तो जो गतिशील अवस्था में वो गतिशील ही रहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई वायु बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं कर सकती है। जबकि ये क्या कह रहे थे कि अवस्था में रखने के लिए उसको एक बल की आवश्यकता हो, गतिशील अवस्था में रखने के लिए एक बल की आवश्यकता है। लेकिन गैलीलियो तो इसके विपरीत कह रहे हैं कि बल की आवश्यकता नहीं है। बल की अवस्था कब पड़ेगी? जब अवस्था को परिवर्तित करना हो, गतिशील से विराम में लाना हो और विराम से गतिशील में ले जाना हो। तो गैलीलियो ने इस बात का स्पष्टीकरण किया। आप नोट कर लेंगे पहले अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु की भ्रामकता क्या थी? किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में रखने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यहाँ लिख देना बाह्य बल इस पर। वो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अरस्तु की क्या भ्रामकता थी? अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में रखने के लिए
एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जबकि गैलीलियो क्या थे, इसके ठीक विपरीत थे। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम परिभाषित किया था। तो अब हम बात करेंगे किसकी, गैलीलियो की। अरस्तु की भ्रामकता क्लियर होगी, समझ में आ गया सबको। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमें हमेशा पूछा जाता है कि अरस्तु ने क्या बात बोली थी, अरस्तु की भ्रामकता क्या थी, वो अरस्तु गलत क्यों साबित हुई। तो आप याद रखेंगे अरस्तु की भ्रामकता क्या थी। उन्होंने यही बताया था कि किसी वस्तु को निरंतर गतिशील अवस्था में रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि यदि कोई ऐसा तल ले लिया जाए, एक ऐसा पृष्ठ ले लिया जाए जो घर्षण रहित हो, तो घर्षण रहित यदि सतह ले ली जाएगी तो उस पर हमें किसी बल की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो निरंतर गतिशील रहेगी, उस पर बल की जरूरत नहीं है कि कोई बल लगाया जाए तभी वो गतिशील रहेगी, वो निरंतर गतिशील रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व के नियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, गैलीलियो ने। गैलीलियो वैज्ञानिक थे, गैलीलियो। इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। अर्थात तो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। यदि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता तब तक वह वस्तु क्या रहती है, विरामावस्था में ही रहेगी या गतिशील अवस्था में रहेगी। अपनी अवस्था परिवर्तन का कोई भी वस्तु क्या करती है, विरोध करती है। कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है, वो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध। जड़त्व का नियम था, ये गैलीलियो ने दिया था। तो इसको परिभाषित कर रहे हैं गैलीलियो के अनुसार। गैलीलियो के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह निरंतर गतिशील ही रहेगी। ठीक है, तथा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में रहेगी। किसमें रहेगी, वो विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह निरंतर गतिशील अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह निरंतर विरामावस्था में ही रहेगी। अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ये है जड़त्व का नियम, जो कि गैलीलियो ने परिभाषित किया था। जड़त्व निम्नलिखित तो 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो निरंतर विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। गति का जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है। तीसरा, दिशा का जड़त्व, कोई वस्तु जिस दिशा में गतिशील है वो उसी दिशा में गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। समझ में आ रहा है। तो जब तक कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है, गतिशील है तो गतिशील, विराम में है तो विराम में रहेगी, जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो जड़त्व निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। जड़त्व
निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तो तीसरा दिशा का जड़त्व। मतलब साफ है, विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में तो गति में रहेगी, जिस दिशा में गतिशील उसी दिशा में गतिशील रहेगी, जब तक कि वस्तु पर कोई वायु बल आरोपित न किया जाए। तो आप नोट कर देंगे इनको, ये समझ में आ गया होगा आपको कि जड़त्व का नियम क्या है। गैलीलियो की अवधारणा क्या थी? तो गैलीलियो के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। इस प्रकार गैलीलियो ने अपनी बात रखी और उन्होंने उस कंसेप्ट को गलत ठहराया जो कि अरस्तु ने कहा था। अरस्तु की बात गलत साबित कर दी किसने? गैलीलियो ने। बात क्लियर होगी, आपके समझ में आ गया होगा कि गैलीलियो में और अरस्तु में क्या डिफरेंस था। ठीक है, गैलीलियो बार बार यही चीज कह रहे हैं कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायु बल नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अरस्तु ये कह रहे हैं कि वस्तु को गतिशील अवस्था में रखने के लिए एक वायु बल की आवश्यकता होगी। गतिशील अवस्था में, जब वो तो ये कह रहे हैं गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई वायु बल नहीं लगाए तब तक वो अपनी विरामावस्था में नहीं लौट करके आएगी। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं किसके? न्यूटन के गति के नियम। तो आपको पता होगा, हमने छोटी क्लास में सीखा है, न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कितने? 3 नियम। कौन कौन से नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, ये तो सबको पता है सर, हमें पता है 3 नियम थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा ही होगा। हाँ भाई, सही पता है आपको। लेकिन फर्स्ट लॉ क्या था? पहला नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? जड़त्व को। और न्यूटन का प्रथम नियम बल की गुणात्मक परिभाषा देता है। क्या देता है? गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव डेफिनेशन, मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है बल में, बल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कौन? न्यूटन का प्रथम नियम। तो गति के नियम, न्यूटन की गति के, आप साथ साथ नोट करते जाएंगे गति के नियम, वो चीज आपने नोट कर ली होंगी जो अभी मैंने बताई थी। एक तो अरस्तु की भ्रामकता और जड़त्व का नियम, जो कि किसने परिभाषित किया है? गैलीलियो ने। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन ने गति संबंधित निम्नलिखित निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित, निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। पहले नियम की बात करेंगे, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम केवल जड़त्व को ही परिभाषित करता है। जो जड़त्व में गैलीलियो ने बात कही थी वही बात यहाँ पर की जाती है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायु बल आरोपित नहीं किया जाता है। तो कोई वस्तु इस प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियमानुसार कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि
उस पर कोई न्यूटन के प्रथम नियमानुसार कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। मान लो कोई वस्तु यहाँ रखी हुई स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक आप उसको धक्का नहीं देंगे, तब तक छोटा खिसकेगी, वो जब धक्का लोगे तब वो खिसकना प्रारंभ करेगी। या कोई वस्तु साइकिल है वो आपकी तरफ आ रही है तो जब तक आप उसको ब्रेक नहीं लगाओगे, वहां से रोकोगे नहीं, तब तक वो नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। या जैसे कोई व्यक्ति लेकर के आ रहा है और आप रोकना चाहते हो तो आप जब तक उसको धक्का नहीं दोगे रोकने के लिए तब तक थोड़ा रुकेगी वो ऐसा थोड़ी ना कि अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाए। घर्षण रही सतह हो कोई मान लो और उस पर कोई वस्तु खिसकती हुई आ रही है तो वो तो खिसकती हुई चलती जाएगी जब तक उसको उधर से कोई विपरीत दिशा से बल लगा करके रोकेगा नहीं, तब तक वो ऐसा ही रहेगा। अगर हम बात करें बस में, यदि आप बैठे हो तो बस में जब सीट पर बैठे होते हो तो जैसे बस चल रही होती है और अचानक से यदि कोई ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो हमारा सिर जो है आगे की ओर लग जाता है सीट में जाकर के। क्यों लग जाता है? क्योंकि हम गतिशील अवस्था में थे और हम गतिशील अवस्था में ही रहना चाहते हैं। यदि हमारी गति में विरोध होगा तो उसके लिए बल की आवश्यकता होगी। तो हम बल, उसने क्या किया, ब्रेक लगाया और हम तो क्या थे, हमें तो ना ब्रेक लगा, हमें तो ना किसी ने पकड़ा, हम तो स्वतंत्र थे। तो जैसे हम भी गतिशील में थे तो हमारी क्या हुआ, सिर वहां पे लगा, क्योंकि हम गतिशील में रहना चाहते हैं। विराम में हम कब रुके कि जब वहां सिर लग गया, उससे पहले नहीं रुके। हाँ, किसी को आभास होता है पहले से, तब वो उसको सीट को अच्छे से पकड़ लेता है और फिर वो नहीं टकराता है, तो वो भी अपनी बॉडी को रोकता है उसमें, जैसे ब्रेक लगती है उस समय। ठीक है। या आप किसी बस में खड़े हो और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाए तो आप आगे जाकर के गिर जाते हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप गतिशील अवस्था में थे। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार आप गतिशील अवस्था में ही रहना चाहते हो। बात साफ हो गई। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, तो इसमें उदाहरण लिख लेंगे एग्जाम्पल में। गतिशील बस में बैठा व्यक्ति यदि ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है तो उसका सिर आगे की सीट में टकरा जाता है, आगे की सीट से टकरा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तो वो दौड़ते उतरता है, तब तो ठीक है, वो बच जाता है। यदि कोई कूद जाए तो अचानक से गिर जाता है, बस की दिशा में वो पलटे खा जाता है। क्यों? वो गतिशील था, वो गतिशील रहना चाहता है। उदाहरण में लिखेंगे, गतिशील बस में यदि गतिशील बस में बैठे व्यक्ति का सिर आगे वाली सीट से टकराता है या टकरा जाता है जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगा देता है। गतिशील बस में बैठे व्यक्ति का सिर आगे वाली सीट से टकरा जाता है जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति गतिशील अवस्था में है तो वह निरंतर गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, गतिशील अवस्था में रहना चाहता है। क्लियर? गतिशील बस में बैठे व्यक्ति का सिर आगे वाली सीट से टकरा जाता है जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति गतिशील अवस्था में है तो वह निरंतर गतिशील अवस्था में रहना चाहता है। व्यक्ति क्या है? गतिशील अवस्था में था, वो गतिशील निरंतर है, तो अचानक से उसे आभास ही नहीं हुआ, उसने ब्रेक लाई, वो जाकर के टकरा गई। क्यों? क्योंकि वो भी तो गतिशील ही रहना चाहता है। तो कोई व्यक्ति गतिशील है तो गतिशील रहेगा और स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। दूसरा इसका उदाहरण ये हो, जैसे कि आप बस में बैठे हो, ठीक है,
या बस में खड़े हो और बस खड़ी हुई है, अचानक से ड्राइवर एकदम तेज एक्सीलेटर के साथ उसको बस को लेकर के चल दे, तो आप क्या होते हो, थोड़ा पीछे जाते हो, या आपने देखा हो बाइक पर बैठे हो सीट पीछे वाली पर, जो ड्राइव कर रहा है बाइक को वो स्पीड एकदम बढ़ा दे उसकी, तो आप पीछे क्यों हो जाते हो? क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी, जब तक आप गतिशील हुए नहीं थे तो आप भी क्या करते हो, धीरे धीरे अपने को खींचते हो, तो आप भी उसी अवस्था में आ जाते हो। ठीक है, तो ये क्या था, न्यूटन की गति का प्रथम नियम था, जो कि जड़त्व को परिभाषित करता है, अर्थात अवस्था परिवर्तन के लिए ये कौन कह रहा है, न्यूटन का प्रथम नियम। अब हम बात करेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। प्रथम नियम समझ में आ गया होगा, अरस्तु की भ्रामकता समझ में आ गई, गैलीलियो समझ में आ गए। गैलीलियो में और जो प्रथम नियम है न्यूटन का, उसमें थोड़ा सा ही अंतर है, केवल वो तो कहता है कि अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ये कह रहा है बल की आवश्यकता होती है अवस्था परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो ये जड़त्व को ही परिभाषित करता है न्यूटन का प्रथम नियम। मैंने उदाहरण बता दिए और इसको परिभाषित कर दिया, तो तीन चीजें क्लियर हो चुकी है हमारी। अब हम बात करते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम हमें परिभाषित करता है, आंकिक विवेचना देता है बल की, ये तो गुणात्मक परिभाषा करते हैं द्वितीय नियम से। तो द्वितीय नियम को पढ़ने से ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, ये द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम बेसिकली बल को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? बल को। यह आंकिक परिभाषा देता है। वो जो प्रथम नियम था वो भी बल को परिभाषित तो कर रहा था, लेकिन वो उसकी गुणात्मक विशेषता बता रहा था, बल की गुणात्मक। उसी ने तो बताया था कि बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील है, विराम में रहेगी तो विराम में रहेगी, जब तक बल नहीं लगाओ। तो बल कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा अवस्था क्या होती है? परिवर्तित, मतलब गुणात्मक परिभाषा दिया था, ये आंकिक परिभाषा देता है। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम बल को परिभाषित करता है। ठीक है, बल को परिभाषित करता है। इसको पढ़ने से पहले यहाँ अभी हमें संवेग की भी बात करनी होगी। किसकी बात करेंगे हम यहाँ? संवेग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। किसी वस्तु की द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग क्या है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं। इसका क्या मात्रक है? संवेग का मात्रक की बात करें तो संवेग था क्या? देखो, द्रव्यमान तथा वेग। तो संवेग को लिखा था P से, द्रव्यमान M से लिख दिया और वेग लिख दिया किससे? V से। इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया? संवेग। इसका मात्रक की बात करें, मात्रक क्या हुआ जरा बताओ? M द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया? मात्रक। अब हम बात करेंगे इसकी एक्चुअल में न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कह रहा है। तो ये द्वितीय नियम क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है।
किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती हो गया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहां डेल्टा P क्या है? डेल्टा P वस्तु के संवेग में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। डेल्टा T क्या है? समय अंतराल या समयावधि। तो वहां से हो गया F बराबर K डेल्टा P बटा डेल्टा T। यदि K बराबर 1 हो तो F क्या हो जाएगा? डेल्टा P बटी डेल्टा T। ये हो गया, ठीक है। ये बल निकल के आया। समयावधि बहुत कम हो, यदि ऐसा हो डेल्टा T टेंस टू क्या हो? 0 हो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो आपको पता होगा लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा P बटी डेल्टा T ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये किसे बदल जाता है? अवकलन रूप में लिख देंगे dP बाई dt। ये निकल के आया यहां से। ये है हमारा द्वितीय नियम के लिए, ठीक है। अभी मैं और भी बात करूंगा। देखो P का मान क्या है? यहाँ पे mv है, इसको यहां रखो तो जो आप F बराबर ma पढ़ते हो कि बल क्या होता है? F बराबर होता है ma द्रव्यमान गुणा त्वरण, वो निकल के आएगा यहां से। देखें जरा, मैं यहां कर रहा हूं, उसको हटा रहा हूं यहां से। यहां से देखो P का मान रख दो इसमें। हम जानते हैं P बराबर क्या है, तो F बराबर क्या हो गया? d बाई डी टी। P कितना था? mv, ठीक है, ऐसे। तो F बराबर m तो नियतांक है, इसको बाहर ले लेंगे dv बाई dt। और ये dv बाई dt क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये क्या हो गया? a। तो F बराबर आ गया कितना? द्रव्यमान तो था ही था m इंटू a। ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। तो F बराबर क्या आ गया? ma। किससे आया ये? कहां से मिला? ये न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें ज्ञात हुआ कि F बराबर क्या होता है? ma। समझ में आ गया। अब एक चीज और हम बात करेंगे यहाँ पे। पहले तो संवेग का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आया कि बल क्या है, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाएगा। एक क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक में खूब सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। माना कोई वस्तु माना कोई वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है तथा 10 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग 500 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 kg हो तो वस्तु के
संवेग में परिवर्तन व वस्तु पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसको यहां से। देखिए सॉल्यूशन, प्रारंभिक संवेग ले लेते हैं P1। P1 का क्या होगा, mv1। द्रव्यमान तो नियत रहेगा, तो P1 वहां से m कितना है 10, v1 कितना है 100, तो ये मिलेगा आपको 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे P2 निकाल लो, m इंटू v2, तो m तो 10 है, v2 कितना है 500, तो कितना आ गया 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डेल्टा पी क्या निकल के आएगा, डेल्टा पी होगा P2 माइनस P1, इसका मान हो गया 5000 माइनस 1000, कितना आ गया ये 5000 माइनस क्या 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, संवेग में परिवर्तन। बल क्या होगा, बल होगा A बराबर डेल्टा P बटा डेल्टा T। डेल्टा T कितना दे रखा उसने 10 सेकेंड, डेल्टा T का मान कितना है 10 सेकेंड, तो F आ गया डेल्टा P ये 4000 बटे 10, तो F बराबर आ गया कितना 400 न्यूटन। तो 400 न्यूटन बल आरोपित हुआ उस पर वस्तु पर। कितने न्यूटन, 400 न्यूटन बल आरोपित हुआ था। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि ये 400 न्यूटन जो बल है वो कुल आरोपित हुआ है 10 सेकेंड में, या 400 न्यूटन बल लगातार 10 सेकेंड तक आरोपित हुआ है। समझ में नहीं आया होगा क्या बोला मैंने कहा आप ये बताओ कि ये 400 न्यूटन का बल कुल आरोपित हुआ, कुल 400 न्यूटन बल लगा है 10 सेकेंड में, या 10 सेकेंड तक लगातार 400 न्यूटन बल लगा है। पहले सेकंड लगा, फिर दूसरे सेकंड लगा, तीसरे सेकंड लगा, 10 सेकंड तक 400 न्यूटन लगता था ऐसे। तो ये बात क्या है यहाँ पे कि कुल बल लगा है ये 400 न्यूटन, ऐसा नहीं था कि 10 सेकंड तक 400 न्यूटन बल लगा। कुल बल लगा है वस्तु पर 400 न्यूटन 10 सेकंड के लिए, मतलब 10 सेकंड में कुल बल जो लगा है वो 400 न्यूटन ही लगा है। ऐसा नहीं है कि 400 न्यूटन पहली सेकंड में लगा, 400 न्यूटन दूसरे सेकंड में लगा, 400 न्यूटन फिर तीसरे में लगा, ऐसे ही लगता रहा और जब तक 10 सेकंड में तो कितना न्यूटन आ गया, वो 4000 न्यूटन बल नहीं लगा उस पर कुल बल लगा है कितना 400 न्यूटन। इसको समझना क्यों जा रहा है, क्योंकि एक नई टर्म हमको सीखनी है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सूक्ष्म समय के लिए बल लगता है, जैसे कोई बल्लेबाज जब गेंद को हिट कर रहा होता है, जब बल्लेबाज गेंद को हिट कर रहा होता है तो जब बॉल और बैट का कांटेक्ट होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, या कोई कैच कर रहा होता है बॉल को, तो वो बॉल भी बहुत सूक्ष्म समय के लिए कैच की जाती है। तो अब हम यहाँ एक नए टर्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आवेग। थोड़ा लाइट कम हो गई है, अभी हो जाएगी प्रॉपर। तो आवेग की बात करेंगे हम यहाँ पे, किसकी बात करेंगे, आवेग। आवेग क्या होता है, बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। किसको, बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, आवेग। ये किस जगह पर बात की जाएगी, ये बात उसी समय की जाएगी जब बहुत सूक्ष्म समय में कहीं किसी वस्तु पर बल लग रहा होगा, उस ड्यूरेशन बात की जाए। तो अब हम बात करेंगे किसकी, आवेग की। ये दो तीन नियम समझ में आ गया आपको। ये दो तीन नियम था जो कि बल को परिभाषित करता है। मैंने संवेग बताया आपको, इसमें दो तीन नियम की बात हो गई। और अब हम बात कर रहे हैं इसी में किसकी, आवेग की बात करेंगे। ठीक है, आवेग क्या होता है, आवेग होता है बल तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग। तो देखो जरा कैसे आवेग को परिभाषित कर देते हैं। आवेग इंपल्स बोलते हैं इसको, किसी क्षण। ठीक है, क्या होता है, बल तथा समय
कि गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। अब कैसे निकालें? अब हमने क्या पढ़ा था? बल F बराबर क्या था? dt/dt। ये तो पढ़ा था अभी द्वितीय नियम से। तो यहां से F इंटू dt क्या निकल के आ गया? ये बराबर dp। इसी को कहते हैं आवेग। बल तथा समय का गुणनफल किसके बराबर आया है? समवेग परिवर्तन के बराबर आया है। और ये क्या होता है? हमारा आवेग। मतलब साफ है कि यदि कहीं पर हमें या तो ये दोनों चीज मिल जाए, बल और समय मिल जाए, तो उनको गुणा कर देंगे, या समवेग में परिवर्तन प्राप्त हो जाए, तब भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? आवेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर समय में तो हमसे ज्यादातर स्थितियों में तो यही दो फैक्टर गिवन होंगे, उनसे आप क्या ज्ञात करोगे? आई फॉर इम्पल्स, मतलब आवेग के लिए। ठीक है। इस प्रकार से हम आवेग ज्ञात कर सकते हैं। मानो किसी वस्तु पर किसी बल्लेबाज ने 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, 1 माइक्रो सेकंड के लिए या 10 माइक्रो सेकंड के लिए एक गेंद पर बल लगाया। ठीक है, 5 न्यूटन का। तो वहां बल्लेबाज द्वारा आरोपित कुल बल जो है वो काउंट होगा आवेग की तरह। किसकी तरह? आवेग की तरह। 10 माइक्रो सेकंड का, उसके समय 10 माइक्रो सेकंड हो गया, कितना बल लगाया था उससे गुणा कर देंगे तो आरोपित बल निकल गया। कितना बल लगाया था उसने दिशा परिवर्तित करने के लिए, या उसने 6 मारा है तो 6 मारने के लिए कितना बल उसने उपयोग में लिया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम की। न्यूटन की गति के तृतीय नियम की बात करते हैं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है? ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का गति का तृतीय नियम, इसको और कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अनुसार क्या है? आपने पहले ही पढ़ा छोटी क्लासेस में। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर यदि कोई बल कार्य करता है तो वह वस्तु भी उसके विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल आरोपित करती है। यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है तो वह वस्तु भी समान परिमाण का उसके विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। अर्थात बल सदैव युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि अकेला एक ही बल लग रहा हो, दूसरा बल नहीं लग रहा हो। हमेशा बल युग्म के रूप में होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? यहाँ पे ये कहता है जब किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो वस्तु भी समान परिमाण का विपरीत दिशा में, पहले के विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। जब किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो वस्तु भी समान परिमाण का विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। ऐसा नहीं है कि किसी को आपने मार दिया तो वो आपको नहीं मारेगा, वो भी आपके मारे से। आपने किसी को मारा तो वो भी क्या करेगा? आपको मारेगा। टिट फॉर टैट है, सीधा सा बात है। तो अगर जैसे मैं यहाँ बल लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे मार रहा हूँ, तो मेरे तो थोड़ा सा चोट लग रही है हैंड में,
ये क्यों लग रही है कि ये भी मेरे ऊपर बल आरोपित कर रहा है। जैसे अभी आप दीवार में मारने लग जाओ या किसी मारने लग जाओ, ऐसे ये दोनों हैंड में मार रहा हूं मैं आपस में, इनमें चोट लग रही है ना, वो क्यों, ये वाली तो इधर बल लगा रही है और ये वाली क्या कर रही है, इस पे बल लगा रही है। जैसे आप लोग खड़े हो, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, अब मेरा जो भार है वो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, और जैसे ये पृथ्वी हो तो यहाँ पर भार मेरा ऐसे कार्य कर रहा है, और पृथ्वी क्या कर रही है, उतने ही परिमाण का उसकी विपरीत दिशा में बल लगा रही है, तभी तो मैं साम्यावस्था में हूं, खड़ा हूं। नहीं तो क्या होता, मैं बल लगा रहा था, मैं नीचे धंसता चला जाता, ऐसा होता। जैसे आप कहीं बैठते हो चेयर पे, ऐसे बैठे आप, तो चेयर पे बैठोगे तो चेयर भी आप पर उतना ही बल लगाएगी जितना भार उस पर नीचे की ओर आपका कार्य कर रहा है। तो बल सदैव युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात बल सदैव युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। बल सदैव कैसे उपस्थित होते हैं, युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही अकेला बल, तथा ये दोनों जो युग्म बल है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। एक वस्तु दूसरी पर लगाएगी, दूसरी वस्तु पहली पर लगाएगी, तथा ये बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के मध्य लगते हैं। तथा ये बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के मध्य लगते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही वस्तु पर बल लग रहा हो, दो भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं के मध्य लगते हैं, ठीक है। तो ये था न्यूटन का गति का तृतीय नियम। जब किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो वस्तु भी समान परिमाण का विपरीत दिशा में दूसरी वाली वस्तु पर क्या करती है, बल आरोपित करती है, अर्थात बल सदैव युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं तथा ये बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के मध्य लगते हैं। यहां कैसे लिखना, अर्थात प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यहां लिखना एक लाइन आप, अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में के विपरीत समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, ये नोट कर देंगे यहाँ पे। तो मैं आगे न्यूटन का गति का तृतीय नियम। अब हम बात करेंगे दो चीजों की, एक तो साम्यावस्था की बात करेंगे और एक बात करेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम मतलब संवेग सदैव संरक्षित रहता है, इसको परिभाषित करेंगे कब रहता है कब नहीं रहता है। तो संवेग संरक्षण के नियम की हम बात करेंगे। यहाँ बताया गया था कि किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है यदि उस वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या हो, शून्य हो, यानी बल की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। वायु बल की अनुपस्थिति में वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित रहता है, यह परिवर्तित नहीं होता, अर्थात P क्या रहता है, नियत। P क्या है, संवेग नियत रहता है कब, वायु बल की अनुपस्थिति, ठीक है। अब बात करते हैं, माना m द्रव्यमान की वस्तु का
प्रारंभिक वेग v1 है तथा कुछ समय पश्चात वस्तु का संवेग वस्तु का वेग v2 हो जाता है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन निकालना है। पहले संवेग परिवर्तन क्या होगा, या डेल्टा टी से पश्चात कर लो, उस समय पश्चात लिख लो डेल्टा टी या डी टी लिख लो। डी टी समय पश्चात वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, T1 बराबर mv1। वस्तु का अंतिम संवेग P2 बराबर क्या होगा, mv2। ठीक है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 और डेल्टा P आ गया तुम्हारा निकल के mv2 माइनस v1। सही है, ये डेल्टा P आ गया। बल का न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ए बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया, dp अपॉन dt। तो ये dp मान लो इसको, या डेल्टा p अपॉन डेल्टा t कर लो, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा p दे रहा, तो ए बराबर क्या निकला, डेल्टा p कितना है, mv2 माइनस mv1 अपॉन डेल्टा टी कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब इसने क्या कहा था, वाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षण की परिभाषा से देखो, संवेग संरक्षण की परिभाषा से ए बराबर क्या हो, शून्य। तो ये शून्य बराबर हो गया mv2 माइनस mv1 बटे डेल्टा टी। गुणा करोगे 0 बराबर आ गया mv2 माइनस mv1। इसको पक्षांतर कर लो, तो यहाँ से क्या मिल गया, mv1 बराबर हो गया mv2। ये क्या है, प्रारंभिक संवेग p1 बराबर क्या है, p2। तो क्या हो गया, p क्या रहा हमारा, अर्थात p क्या है, नियत संवेग नियत हो गया ना। p1 बराबर किसके आ गया, p2 के आ गया। अर्थात वायु बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु पर आरोपित या किसी वस्तु का संवेग सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। समझ में आया, वस्तु का संवेग संरक्षित कब रहता है, जब उस पर आरोपित वाह्य बल शून्य होना चाहिए। मैंने संवेग संरक्षण प्रूव किया है, P क्या आ गया, नियत, जो कि आप छोटी क्लास में 9th में भी आपको लर्न कराया गया था कि संवेग किस प्रकार से संरक्षित रहता है। 9th में आपको लर्न कराया गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक और टॉपिक अभी बात कर लेते हैं, साम्यावस्था की स्थिति। साम्यावस्था की स्थिति कब होती है, मतलब जब की क्यों वस्तु बनी रही, साम्यावस्था में होती है यदि वस्तु पर कार्यरत सभी सदिश बलों का योग शून्य हो, या वस्तु पर कार्यरत यदि सभी बलों का सदिश योग शून्य है, तो वस्तु सदैव कैसे होती है, साम्यावस्था में। तो वस्तु साम्यावस्था में कब रहती है, वस्तु की साम्यावस्था बहुत काम में आएगा, आगे ध्यान रखना। वस्तु की साम्यावस्था, वस्तु की साम्यावस्था यदि वस्तु पर कार्यरत सभी सदिश बलों
का योग शून्य हो, सदिश बलों का योग शून्य हो तो वस्तु साम्यावस्था में होती है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, ये यहाँ रखी हुई है, 50 किलोग्राम की कोई वस्तु है, इसका वजन है, द्रव्यमान है इसका 50 किलोग्राम, तो इसका भार नीचे क्यों रहेगा, mg। ठीक है, तो ये यहाँ पर कब बनी रहेगी कि पृथ्वी इस पर बल लगा रही हो इस दिशा में, मतलब इसके विपरीत दिशा में प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रक्रिया बल लगा रहेगा तब तो ये साम्यावस्था में रहेगी, तो अन्यथा नहीं रहेगी। तो मतलब क्या है कि यहाँ प्रक्रिया बल होगा R बराबर mg, जिसका मान हो गया R बराबर m तो 50, g मान लो 10 है, तो R निकल के आ गया प्रक्रिया बल, जिसका मान आ गया 500 न्यूटन। यानी इसके भार के बराबर प्रक्रिया बल भी पृथ्वी ऊपर की ओर लगाएगी, साम्यावस्था में है यदि, तो यानी विरामावस्था में रखी हुई है। ठीक है, यदि इस पर ऐसे बल लगा होता कोई 50 न्यूटन का, और आपसे पूछा जाता कि इस पर इस दिशा से कितना बल लगाया जाए कि ये साम्यावस्था में रहे, तो Fy का मान भी 50 न्यूटन होगा। कितना होगा, 50 न्यूटन, तब तो ये क्या रहेगी, साम्यावस्था में रहेगी, अन्यथा ये वस्तु साम्यावस्था में नहीं रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने अरस्तु की भ्रामकता को समझा पहले, फिर हमने बेस बनाया चैप्टर का कि अरस्तु ने क्या कहा, गैलीलियो ने जड़त्व को किस प्रकार से परिभाषित किया, न्यूटन की गति के संबंधित सभी नियमों को हमने पढ़ा, जिसमें हमने संवेग संरक्षण भी सीखा, संवेग सीखा, आवेग सीखा, ये सारी चीजें सीखी, और लास्ट टॉपिक हमने लर्न किया साम्यावस्था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से यहाँ से नोट करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे और चैप्टर को एंजॉय करो। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।